हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम लाए हैं 100 क्विक मैथ क्वेश्चन जो वन लाइनर होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, या फिर कोई भी क्विज आप देते हैं तो उसमें तो पूछे ही जाते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वनडे एग्जाम में होता क्या है, देखिए कुछ प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं कि जैसे सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, विकल्प दिए रहते हैं चार। तो वो सारी चीज़ों में जब मतलब ऐसा क्वेश्चन है मैथ के और तुरंत तो जवाब ना दे पाओ, सोचते रहो तो भी थोड़ा सा सही नहीं लगता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की, जहाँ पे हम ऐसे ही प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन-सी है? देखिए, यहाँ पे पूर्ण वर्ग संख्या हमको समझनी है, ठीक है? तो ऐसी संख्या जो किसी संख्या का वर्ग होती हैं। शुरुआत करते हैं 1 का वर्ग, तो 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है। ऐसे में सबसे छोटी संख्या कौन-सी दिखाई दे रही है? 1। इससे हमें नहीं मतलब है, हमें इससे मतलब है, ठीक है? वर्ग, वर्ग, जो किसी संख्या का वर्ग हो, तो इस वजह से हमारा उत्तर 1 सही है। अगला वाला क्वेश्चन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन-सी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? देखिए, संख्याएँ जब भी ऐसा कुछ शुरू होती है तो हम यहाँ पे 1 से शुरू कर लेंगे, 0 से भी शुरू कर लें, कोई बात नहीं है, लेकिन 0 को भी यहाँ पे कंसीडर नहीं किया जा रहा है। 1-2 से हम काउंटिंग से ना, जब यहाँ पे भाज्य अभाज्य वाली बात होती है तो हम 1-2 देखते हैं, ठीक है? तो ये 1 को कहा जाता है, ये ना ही भाज्य है, ना ही ना अभाज्य, ये कहा जाता है। समझ में आ रही बात? याद रख लेने वाली बात है, ना तो ये भाज्य है, ना ही अभाज्य है। इस वजह से यहाँ पे 1 नहीं आएगा। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन-सी है? 2 है। और 2 के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये है, जो है वो एकमात्र सम संख्या है जो कि अभाज्य है। बाकी तो सभी सम संख्याएँ 2 से कट जाती हैं, तो वो भाज्य हो जाते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो 2 रहेगी। समअभाज्य कहा जाए तो भी 2 रहेगा, अभाज्य कहा जाए तो भी 2 रहेगा। ठीक है? अगला वाला क्वेश्चन आइए देखते हैं कि शून्य का गुणनफल किसी संख्या से करने पर क्या होगा? तो शून्य ही प्राप्त होगा। अब ये शून्य के गुणा करने का नियम होता है, ठीक है? किसी भी संख्या में जब शून्य से गुणा करते हैं तो एक शून्य प्राप्त होता है, और किसी भी संख्या में जब 1 से गुणा करते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है। ये भी एकदम सामान्य सी बात है। पर इसे एक बार जब कहा जाता है, बोला जाता है तो याद हो जाता है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है, ठीक है? तो इस वजह से ये सारी चीज़ें बोली जा रही है, कही जा रही है, आपको बताई जा रही है, ताकि आपको पता चलता रहे कि कुछ हो रहा है। आइए चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, जहाँ पे कहा जा रहा है कि सबसे छोटी धनात्मक संख्या कौन-सी होती है? तो धनात्मक संख्याएँ कैसे है? देखिए, संख्या रेखा आप जानते हैं, यहाँ पे शून्य होता है, दाहिनी ओर 1, 2, 3, 4 ऐसे जाते हैं, यहाँ पे -1, -2 ऐसे ही बढ़ते चले जाते हैं। अब देखिए, यहाँ पे सबसे छोटी धनात्मक संख्या क्या है? 1 होगी, और सबसे बड़ी तो हम पता नहीं कर सकते, ठीक है? ज्ञात नहीं की जा सकती सबसे बड़ी से कोई मतलब ही नहीं है। सबसे छोटी धनात्मक संख्या क्या होगी? 1 होती है। 0 क्या है? ना ही ये धनात्मक है, ना ही ये ऋणात्मक है। क्योंकि धनात्मक संख्या के लिए परिभाषा ये होती है कि शून्य से बड़ी धनात्मक होती है और शून्य से छोटी ऋणात्मक होती है। शून्य ना ही धनात्मक है, ना ही ऋणात्मक है, वो शून्य है। ठीक? शून्य अपने में एक संख्या है, एक परिभाषा है, एक पूरी पूरी बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब भयंकर चीज़ है। आगे चलते हैं। पाई, पाई पाई, 4 पाई, 4 पाई यानी कि ये होते हैं जिस पे आराम से आप लेटते हैं। सॉरी, मज़ाक नहीं करना चाहिए। 4 पाई का सामान्यतः क्या लिखा जाता है, मान क्या होता है? 3.14 होता है, या फिर इसे 22/7 भी कह सकते हैं, लगभग 22/7 के बराबर होता है। और ये भी जो पाई की वैल्यू होती है एग्ज़ैक्टली इतनी नहीं होती है, और भी लंबी संख्या जाती है और ये ख़त्म नहीं होती है, तो ये पाई की वैल्यू होती है। तो 22/7 भी लिया जाता है, 3.14 भी लिया जाता है। आगे चलते हैं। 100 का वर्गमूल स्क्वायर रूट क्या है? ये तो बहुत सामान्य सी बात है, आप उत्तर देख भी रहे हैं और बता भी सकते हैं। चलिए मैं आपसे पूछ लेता हूँ, किसका पूछ लूँ मैं? 400 का वर्गमूल बता दो। कमेंट करके बता देना मन हो तो। वैसे आप कमेंट करते नहीं हो। चलिए अगले वाले सवाल पे चलते हैं कि सबसे छोटी सम संख्या कौन-सी है? तो सबसे छोटी सम संख्या 2 है, सबसे
मतलब एक मादा सम अभाज्य संख्या भी 2 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी 2 है, ठीक है? तो सबसे छोटी सम संख्या 2 है। सो दोस्तों, अगला सवाल है कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योग क्या होगा? 55 होगा। कैसे होगा? हम कैसे इसको जल्दी से निकाल सकते हैं? ये भी तो सोचने वाली बात हो जाएगी ना। बड़ी समस्या वाली बात रहती है। देखिए, 1 से लेकर के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 और 10 ऐसे आप लिख लेते हैं, ऐसे भी हो सकता है। अब यहाँ पे 10 हो गया, 9 1 10, 8 2 10, 7 3 10, 6 4 10। तो यहाँ पे 40 हो गया, ये 50 हो गया, 5 55 हो गया, ऐसे हो गया। और अगर किसी को फ़ॉर्मूला पता है तो वो और आसानी से निकाल सकता है। जैसे 1 से लेकर 10 तक संख्याएँ लगातार हैं, तो इनका जो माध्य होगा वो क्या होगा? पहली और आखिरी संख्या को जोड़ेंगे 11, 11 का आधा कितना होता है? 5.5। 11 का आधा कितना होता है? 5.5। 11 का आधा, 11 का आधा कितना हो गया? 5.5 हो गया, या फिर 11/2 ही लिख सकते हो। ठीक है? ये हो गया इनका औसत। क्या हो गया? औसत। और औसत में अगर संख्याओं की संख्या से गुणा किया जाए, कितनी संख्या है? 1 से लेकर 10 तक कितनी संख्या है? 10 है। गुणा कर दोगे तो यहाँ पे 5 मिल गया, 2 से 11 पचे 55, ऐसे भी मिल सकता है। देखो, बात ये है, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, याद करने के लिए नहीं कह रहा हूँ कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योगफल 55 होता है, ये आप याद करो। आपसे कह दिया जाए 1 से लेकर के 20 तक की संख्याओं का योगफल कितना होगा, तो आप कैसे निकालोगे? 20 और 1 को जोड़ दोगे, 21, 21/2 कर दो। 1 से लेकर 20 तक कितनी संख्या होती हैं? 20 होती हैं। 2 से काटोगे 10 हो जाएगा, ये 2 दहमवा 21 दहमवा 210 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ऐसे निकाला जा सकता है कि कितनी भी 1 से लेकर याद रखिएगा, 1 से लेकर शुरुआत से 1 से होनी चाहिए, और बीच वाली हो तो भी कर सकते हो, पर वो बहुत लंबा मुद्दा हो जाएगा। फिलहाल हम अगले वाले सवाल पे चलते हैं। कह रहे हैं कि सबसे बड़ी 2 अंकीय संख्या कौन-सी है? यहाँ पे सवाल कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन सवाल वो समझने वाली चीज़ होती है। सवाल में समझना क्या है, 2 अंकीय। 2 अंकीय मतलब कि जिसमें 2 अंक प्रयोग होने हो। जब आप गिनती शुरू करते हो 1 से लेकर के 9 तक संख्याओं का 1-1 अंक रहते हैं। उसके बाद फिर 10 जब आता है तो उसमें 2 अंकों का प्रयोग होता है, और लास्ट आप कहाँ तक जाते हैं? 99 तक, जहाँ पे आप 2 अंक प्रयोग करते हो, उसके बाद आप सीधे 100 पे पहुँच जाते हो, जहाँ पे 3 अंक हो जाते हैं, ठीक है? तो इस पूरी सिस्टम में मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि कैसे सोचना है। सोचने के बाद आप समझ पाओगे कि आपको उत्तर क्या प्राप्त करना है, इस प्रश्न में वो कहना क्या चाहता है। तो 2 अंकों की संख्या जो अपने 10 से शुरू होती है, 99 तक जाती है, उसमें सबसे बड़ी कौन-सी है? 99 है, तो 99 आपका उत्तर हो गया। 3 अंकों की सबसे सबसे छोटी 3 अंकीय संख्या कौन-सी है? तो 100 है। सबसे बड़ी कौन-सी होगी? 999 होगी, क्योंकि इसके बाद फिर 4 अंक वाली शुरू हो जाती है। तो समझने वाली बातें होती हैं। अगला वाले सवाल पे चलते हैं। अगला वाला सवाल कहता है कि किसी संख्या को शून्य से विभाजित करने पर क्या होगा? जैसे हम मान लेते हैं 4 है हमारे पास, अगर आप इसको 0 से भाग करेंगे तो क्या मिलेगा? तो इसका उत्तर 0 नहीं होता है, अपरिभाषित होता है। अपरिभाषित, यानी कि हम इसको बता नहीं सकते कि हमारा उत्तर क्या होगा। ठीक? तो अपरिभाषित होगा। सही जवाब ये होगा। अगला वाला सवाल कि 1 से 5 तक का गुणनफल क्या होगा? 1 से 5 तक की संख्या का गुणनफल। अब 1 से 5 तक, 1, 2, 3, 4, 5, इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? अब यहाँ पे फैक्टोरियल वाला मामला भी हो सकता है, हो जाएगा ये। बाकी अब देखो यार, इसको सामान्य रूप से हम देखते हैं, बस सिंपल सा लिख लेंगे, गुणा कर लेंगे। अब मुझे में इसमें समझ में नहीं आ रहा कि क्या ज़्यादा दिमाग लगाऊँ। बस ये कह सकते हैं कि 4 तिहाई 12 होता है, और 5 दूनी कितना होता है? 10 होता है, 10 का 0 लग जाएगा। 1 से गुणा करने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो 120, ऐसे संख्या ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो बस, ठीक है, समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। अगला सवाल से देखते हैं कि कह रहे हैं कि एक वर्ग के चारों किनारों की लंबाई समान होती है, कथन सही है या गलत? तो बिल्कुल सही है। वर्ग क्या होता है? वर्ग ऐसा एक आकृति होती है, एक द्विविमीय आकृति होती है, जिसमें सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती है, जिसकी लंबाई, चारों किनारों की लंबाई जो होती है वो समान होती है। सभी कोण यहाँ पे 90 अंश के होते हैं, और ये दोनों विकर्ण इसके जो होते हैं ये भी बराबर होते हैं, तो यही होता है अपना वर्ग। तो यहाँ पे सही बात कह रहे हैं कि इस विकर्ण के जो वर्ग के चारों किनारों की लंबाई बराबर होती है।
तो ये अच्छी बात है। अगला सबसे छोटी अभाज्य और सम संख्या या इसको सम अभाज्य कहा जाता है। अभाज्य सम अभाज्य संख्या भी कहा जाता है। अभाज्य और सम कह दिया जाए, सम अभाज्य कह दिया जाए तो एक ही बात ये है, क्योंकि वो बात कर रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने प्यारे 2 की, ठीक है? जब ये सारी बातें की जा रही है तो वो सिर्फ़ 2 के बारे में बात कर रहे हैं। 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो कि सम संख्या है और अभाज्य भी है, ओके? और ये सबसे छोटी भी है। अगला वाला सवाल 90 अंश 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? सम कोण कहते हैं, राइट एंगल कहते हैं। और वो ऐसा होता है जैसे कि कॉपी के एक कॉपी हो गया, कॉपी के ये वाला किनारा बीच का कोण जो होता है वो 90 अंश होता है। और टोटल एंगल कितना होता है? 360 होता है। 360 का चौथा भाग 4 से भाग करेंगे तो 90 प्राप्त होता है। तो ये होती है बातें, ओके? तो अगला सवाल है कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? तो 180 डिग्री होता है। अब आगे क्या? आगे इतना बता देना क्या पर्याप्त है? थोड़ा और डिटेल बता देते हैं। देखो, एक त्रिभुज है, त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इसके 3 भुजाएँ होती हैं और यहाँ पे 3 कोण होते हैं। तीनों कोणों के योगफल 180 अंश होता है। चलो इतना तो समझ में आ गया। अब आगे क्या? आगे मैं बताना चाहता हूँ एक फ़ॉर्मूला। n-2 180 n-2 180 ये क्या होता है? n-2 180 ये होता है फ़ॉर्मूला। अगर भुजाओं की संख्या दी हो, जहाँ पे हम भुजाओं की संख्या पे n रखेंगे। अगर 4 भुजाएँ हैं तो n की जगह 4 रखेंगे, 4 माइनस 2 मतलब 2 बचा, 2 से गुणा कर देंगे इस हिस्से में, ये हो जाएगा इसके अंतःकोणों का योगफल, ये होता है फ़ॉर्मूला। n-2 180 n-2 यानी n-2 180 अंश, n-2 180 तो ये हो गया अपना फ़ॉर्मूला। अच्छा, और भी फ़ॉर्मूले होते हैं क्या? मैं क्या होता है ये फ़ॉर्मूला अक्सर भूल जाता हूँ, तो मेरा तरीका क्या होता है? तरीका ये होता है कि जैसे त्रिभुज है, ठीक है? अब बहिर्ष के हिसाब से काम कर लेता हूँ। बहिर्ष कोण का योगफल हमेशा कितना होता है? 360 अंश होता है, याद करने वाली बात होती है। ये अंतःकोण की बात कर रहे थे। तीनों कोणों का योगफल, ये अंतःकोण की बात करते थे। बहिर्ष कोण की बात कर रहे थे, बहिर्ष कोण ये होते हैं, ठीक है? ये जो 3 दिखाई दे रहे हैं, ये होते हैं बहिर्ष कोण। इनका योगफल हमेशा 360 अंश रहेगा। चाहे वो त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षष्ठभुज हो, सप्तभुज हो, 10 भुजाओं वाला, 1000 भुजाओं वाली आकृति क्यों ना आ जाए, उसका बाहर कोण का योगफल हमेशा 360 ही रहेगा। ये हो गई बात? ठीक है। अब आगे क्या है कि जैसे अगर 3 भुजाओं वाला है तो 360 में अगर 3 से भाग करेंगे तो मिल जाएगा 120 अंश। 120 अंश एक बाहरी कोण का मान हो जाएगा, एक बाहरी वाले का। 180 में अगर 120 घटा दोगे तो अंदर मिल जाएगा 60, ठीक? अंदर वाला मिल जाएगा 60। अंदर वाले एक कोण की वैल्यू 60 मिल गई। 60 में 3 से गुणा करा दिए तो हमको मिल जाएगा अ, 7 18 180 अब मैंने इतनी ज़्यादा लंबी डिटेल बता दी है। देखो भाई, ये क्या है, एक बेसिक तरीका है, बेसिक तरीका है जिसमें आप हर जब फ़ॉर्मूला भूल जाओ तो भी आप काम कर सकते हो कि गिरी से गिरी स्थिति में भी हम इस सवाल का लगा लेंगे, ठीक है? और चूँकि मुझे ये तरीका मतलब याद है, मैं इसी का प्रयोग करता हूँ, इस वजह से मैंने सोचा क्यों ना आपको बता दिया जाए। हालाँकि मैंने इतना लंबा बता दिया कि अब मैंने कहा कि अगले वाले क्वेश्चन पे चला जाए कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? तो 1000 ग्राम होते हैं, सिंपल बात है। किलो, हेक्टो, डेकामीटर, डेसी, सेंटीमीटर मैंने ऐसे ही याद करके रखा था। किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, यहाँ पे ग्राम भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मीटर, डेसी, सेंटी और मिली। अब यही है, यहाँ से किलो से जब 1 किलो मीटर को अगर आप मीटर में बदलना चाहते हो या फिर किलोग्राम को आप ग्राम में बदलना चाहते हो तो देखो 1, 2, 3, 3 ठो ज़ीरो बढ़ जाएँगे। यही वाली मामला है, बस। मैंने ऐसे रट लिया है, किलो, हेक्टो, डेकामीटर, डेसी, सेंटीमीली, तो इस वजह से ऐसे कर पाता हूँ। ये डिटेल अगर आप याद रखते हो तो फिर आपको भी आगे काम आएगी और कर पाओगे। इसको थोड़ा-सा अपने से इस पर ज़बरदस्ती ध्यान दो, प्रेशर दो
मैं तो बस थोड़ा-थोड़ा हिंट दे के छोड़ दूँगा भाई। तरीका क्या है? यही याद करने का एक तरीका होता है। ऐसे याद करो, या चीज़ें याद हो जाएँगी और काम आती हैं, ये चीज़ें बहुत बार काम आती हैं, मेरे साथ हमेशा काम आती हैं। ठीक? सबसे बड़ी एक अंकीय संख्या कौन-सी है? सबसे बड़ी एक अंकीय संख्या 9 है। एक अंकीय मतलब जिसमें जैसे 1, 2, 3 ऐसे जो 4 रहा है, ये इसमें सब एक-एक अंक प्रयोग हो रहे हैं, तो सबसे बड़ी 9 है। 10 क्या होती है? 10 सबसे छोटी 2 अंकीय हो जाती हैं, 2 अंक इसमें शुरू हो जाते हैं। पाई का भिन्नात्मक मान 22/7 होता है, ठीक? कोई बात नहीं है। किसी संख्या का 0% क्या होता है? 0 ही होता है। किसी संख्या मान लीजिए 100 का 0% जब 0 से आप गुणा करते हो तो क्या मिलता है? 0 मिलता है। इस वजह से 0, ठीक है? अगला वाला क्वेश्चन है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। और वो फ़ॉर्मूला याद रखेंगे अगर ये देखिए, एक तो पहली बात तो ये है कि मुझे ये याद था। एक तो बात ये है कि मुझे ये याद था कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, अगर नहीं याद होता तो मैं वही किलो, हेक्टोड़, डेकामीटर, डेसी, सेंटीमीटर ही लिखता, उसके बाद कैलकुलेट कर लेता, ठीक? अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणित भुजा या भुजा स्क्वायर होता है। वर्ग एक इस प्रकार से ऐसी आकृति होती है जिसके सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अगर सभी भुजाओं को ए मान लिया जाए तो ए स्क्वायर इसका एरिया हो जाता है, बस इतना से बात होती है, ठीक है? अगला वाला क्वेश्चन ये है, 15 और 0 का गुणनफल क्या होगा? 0 होगा। ये तो बहुत छोटे बच्चों वाला सवाल था, तो उसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। 50 का 10% कितना होगा? ये अब थोड़ा-सा लिखने वाली बात होती है। 50 का 10%, 2 ठी 0 कट गया, 5 एक कम 5। हुँ, अगला, सबसे छोटी विषम संख्या कौन-सी है? सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है। सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है? 1 होती है। सम संख्या 2 होती है, सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है। भाज्य-भाज्य की बात नहीं कर रहे हैं, सम-विषम की बात की जा रही है, ठीक है? ये हो गई बात है। अगला है, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? देखो इसको ऐसे कैलकुलेट करते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। 1 मिनट में 60 से गुणा कर देंगे तो सेकंड तक आप पहुँच चुके हैं, सेकंड, ठीक है? तो 6 छंग 36, डबल ज़ीरो दिखाई दे रहा है और 1 से गुणा कर दोगे तो 3600 सेकंड हो जाएँगे, 3600 सेकंड हो जाएगा। 2 समांतर रेखाएँ एक दूसरे को कब काटती हैं? 2 समांतर रेखाओं की परिभाषा होती है कि वो एक दूसरे के से समान दूरी पर हमेशा रहेंगी। ऐसे 2 रेखाएँ जैसे रेल की पटरियाँ होती हैं, ये दोनों या फिर कॉपी के 2 किनारे हो जाते हैं, या फिर समांतर रेखाएँ यही होती हैं कि जिनके बीच की डिस्टेंस कभी कम ही ना हो या ज़्यादा ना हो, कभी भी बदले नहीं, हमेशा एक समान बनी रहेगी, तो वो कभी एक-दूसरे से मिलेंगी ही नहीं, तो कभी नहीं मिलती हैं। कब काटती हैं, कभी नहीं काटती हैं। और अगर काटती हैं तो समांतर रेखाएँ नहीं बच जाएँगी ना भाई, ये होती है मामला। और इसमें कह रहे हैं कि 1000 मीटर को किस नाम से जाना जाता है? 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। इसमें कौन-सी बड़ी बात हो गई? इसमें बड़ी बात यही होगी, विकल्प के आधार पे देखा जाएगा। घन के कुल कितने फलक होते हैं? घन भैया देखो इस प्रकार की आकृति होती है। आकृति ऐसे आपको दिखाई देती होती है। अब इसके फलक को समझना है, जैसे कि आप लूडो की गोटी देखे होंगे, डाइस जिसे कहा जाता है, ऐसे होता है, जिसपे कहीं पे 1, यहाँ पे 2 बना होता है, यहाँ पे 3 बना होता है, ऐसे मान लीजिए बना होता है। तो जहाँ पे जिस जगह पे मतलब इस सरफेस पे सरफेस, फेस, फलक या फिर सरफेस कह दिया जाए, तो उसी को फलक, सतह या फिर सरफेस, फेस ये सब कहते हैं। तो जिस पे गिनतियाँ लिखी जाती है वो होते हैं फेस, फलक या सतह। तो इसमें कितनी गिनतियाँ लिखी होती हैं? तो आप कहेंगे कि इस पे 6 गिनतियाँ ही लिखी जा सकती हैं, 6 गिनतियों से ज़्यादा नहीं होता है, तो 6 ही कुल सतह होती हैं। ओके? हर सतह पे 1 गिनती है, तो मतलब यही हो गया। अब 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1000 मिलीलीटर होते हैं। बहुत सिंपल बात है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि कह रहे हैं कि सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या कौन-सी है?
सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे अपना 0 होता है, इधर 1 होता है, फिर ये 2 होता है और मैंने बताया था कि इसमें सबसे बड़ी संख्या का अता पता नहीं रहता। यहाँ पे -1 होता है, यहाँ पे -2 होता है, ऐसे ही कम होते चले जाएँगे, तो माइनस बहुत आगे तक जाएगा। और अभी थोड़ी देर पहले सवाल आया था कि सबसे छोटी धनात्मक संख्या, आपने कह दिया 1, बहुत अच्छी बात है और आपने बता दिया कि 0 ना तो धनात्मक होती है, ना ही ऋणात्मक होती है। और ये जो -1 है, अब आप कहेंगे कि -1 जो है वो सबसे छोटी है या फिर सबसे बड़ी है? तो ऋणात्मक वाली संख्याओं में थोड़ा-सा झोल ये हो जाता है कि देखो भई, शुरुआत है, संख्या रेखा ये कहती है कि दाहिनी ओर वाली, इन द साइड वाली हमेशा संख्याएँ बड़ी होंगी और ये बाईं साइड वाली संख्याएँ हमेशा छोटी होंगी, ठीक? अब अगर यहाँ पे हमने लिखा है क्या, -1 और -2, -2 की तरह है, बाईं ओर है। बाईं ओर होने की वजह से -2 छोटा है और -1 बड़ा है। तो सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या अगर कोई है, सबसे छोटी छोड़िए, सबसे बड़ी अगर ऋणात्मक संख्या कोई है, तो वो -1 है। सबसे छोटी, इसकी कोई सीमा नहीं है, अनंत है, माइनस में बहुत पीछे की ओर जा सकते हैं। मामला ये हो जाता है कि ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि 1 को देखते हुए, -1 को देखते हुए आप तुरंत भन्न से एग्ज़ाम में लगाओगे, -1 सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या होती है, जबकि गलत है। इसकी कोई सीमा नहीं होती है, हम इसको माइनस इनफ़ाइनाइट कह सकते हैं, माइनस इनफ़ाइनाइट सबसे छोटी होती है, प्लस इनफ़ाइनाइट सबसे बड़ी होती है, ऐसा कह सकते हैं पर होती नहीं है। तो इसमें कहा गया कि कोई सीमा नहीं है, अनंत, अनंत, अनंत मतलब इनफ़ाइनाइट, ऐसा कुछ सिमिलर लिया जा सकता है। ये तो विकल्प के आधार पर आप हमें विवेक अनुसार, बुद्धि अनुसार लगाएँगे उत्तर कि क्या सही होगा, क्या गलत होगा, ठीक? पर यहाँ ध्यान देने वाली बात इतनी सी थी कि जो हमने बात की कि -1 क्या होती है, -1 सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या होती है, ये आपको याद रखना होगा। किसी संख्या का 100% क्या होता है, तो जैसे 2 का 100% निकालोगे तो आपको 100-100 कट जाएगा, 2 ही मिल जाएगा, यानी वही संख्या हमारी क्या होगी, वही संख्या, यानी जिस संख्या की बात कर रहे थे, वही संख्या हमारा उसका 100% होता है, ठीक? अगला वाला सवाल है कि सबसे छोटी 3 अंकीय सम संख्या कौन-सी है? सबसे छोटी 3 अंकीय संख्या 100 होती है भई, 3 अंकों वाली सबसे छोटी 3 अंकीय सम संख्या पूछ रहे हैं तो भई वो तो यही बात होगी। लेकिन अगर विषम संख्या की बात करते हैं तो 101 हो जाता है अपना सही जवाब, ठीक? अगला वाला सवाल है, वृत्त की परिधि का सूत्र 2 पाई r होता है, जहाँ r क्या होती है? त्रिज्या होती है। ये तो बहुत सिंपल बात है। अगला वाला देख लेते हैं। 2 का घनफल क्या होता है? 2 का क्यूब पूछ रहे हैं तो 8 होता है। सिंपल बात, 2 दूनी 4 तो नहीं है, 8। अगला, 2 सम संख्याओं का योगफल सम संख्या होगा या विषम संख्या? अब देखो, ऐसे सवालें जो होती हैं एग्ज़ाम में आती रहती हैं, ऐसी सवालें आती रहती हैं और ऐसे इस सवालों को हम पढ़ते नहीं हैं, बस समझ के रखते हैं, एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझते हैं। 2 सम संख्याओं की बात कर रहे हैं, जैसे 2 और 4 ले लेते हैं, क्या दोनों सम संख्या हैं? बिल्कुल। क्या इनको जोड़ोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? तो 6 मिल जाएगा। 6 एक ऐसी संख्या है तो आप कहोगे ये भी सम संख्या है। तो हमेशा क्या आता है? 2 सम संख्याओं का योगफल हमेशा सम संख्या होगा या विषम, तो हमेशा होगा सम। तो जब भी इस प्रकार का जो भी सवाल आया तो उसके लिए एक छोटा-छोटा सा उदाहरण लो, ठीक है? अगर विषम संख्याओं को योगफल कर रहा है, जैसा कि कह रहा है, मान लीजिए यहाँ पे 2 विषम संख्याओं को पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? 2 विषम संख्याओं का योगफल हमेशा क्या होगा? ये आपसे पूछा जाएगा, एक सम होगा या विषम होगा? तो आप कहोगे कि सम का जब हम सम होता है तो विषम का विषम होगा। तो यहीं पे आप धोखा खा जाएँगे। धोखा किस प्रकार खा जाएँगे कि आपको अपना अंदाज़ा नहीं लगाना है, दिमाग नहीं लगाना है, एक उदाहरण लेना है। जैसे 3 एक विषम संख्या है, कहोगे हाँ। 5 एक विषम संख्या, कहोगे हाँ। इन दोनों को जोड़ा जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा। क्या मिल जाएगा? एक सम संख्या मिल जाएगी। तो समझने वाली बात ये होती है कि एक उदाहरण से हमें इसे समझ लेना होगा। एक छोटा-सा उदाहरण देंगे, उस हिसाब से जो उत्तर आएगा वही हम देंगे। अपना दिमाग ज़्यादा दौड़ाने की कोशिश नहीं करेंगे। कहेंगे भैया चलो हम उदाहरण से देख लेते हैं, और उदाहरण से बहुत जल्दी से उत्तर मिल जाता है। तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती है कि भाई क्या होगा, क्या होगा? नहीं, 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 इतना ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं होती है। 144 का वर्गमूल, ये तो बहुत सिंपल सी बात है, 12 होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगले सवाल पे चलते हैं। कह रहे हैं कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन-सी होती है? सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सॉरी, 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 गलती हो गई है मुझसे, कि
यहाँ पे देखिए, इस चीज़ को मैं एडिट करके इस वीडियो में इस क्वेश्चन को मैं दोबारा पढ़ सकता था, लेकिन मैंने गलती को भी आपको आपके सामने रखा। क्या गलती की है मैंने? मैंने पूर्ण संख्या के साथ में हमने वर्ग अपने हिसाब से जोड़ दिया। कहोगे सर इसमें लिखा तो नहीं था, आपने अपने हिसाब से जोड़ क्यों दिया? क्योंकि ज़्यादा पढ़ाई हो गई भई। तो बात इतनी है कि हम पढ़ते रहते हैं और पूर्ण वर्ग हमारे सामने इतनी बार आ गया है कि पूर्ण के साथ वर्ग हम अपने आप ज़बरदस्ती जोड़ देते हैं। मेरी ये आदत में आ गया है। ऐसा आपके साथ हमेशा कई बार होता रहता है, तो थोड़ा-सा ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता हो जाती है। तो सबसे छोटी अब देखिए पूर्ण वर्ग जैसे कि हमने पढ़ा कि पूर्ण और वर्ग हमारे दिमाग ने अपने आप जोड़ दिया और हम विकल्प में जब देखेंगे कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो है वो 0, 1, 2, 3, 4 ये तो देगा ही, तो हम 1 लगा के चले आएँगे। क्यों 1 ही लगा के चले आएँगे? क्योंकि हमारे दिमाग ने पूर्ण के साथ वर्ग जोड़ दिया था और पूर्ण वर्ग सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 1 होती है, वो एकदम सही बात है। लेकिन इसमें कह रहा है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन-सी थी? तो पूर्ण संख्या क्या होती है भैया देखो, देखिए क्या होती है काउंटिंग नंबर प्राकृतिक संख्या जो होती है वो 1, 2, 3, 4 ये लेकर के आगे की ओर बढ़ते चले जाओ। ये होती हैं अपनी कहाँ तक 9 तक नहीं, 100 तक नहीं, उसके आगे भी गिनती जाती है ना वहाँ तक लेके चले जाओ, अनंत तक। तो ये होती है प्राकृतिक संख्याएँ। अगर इसमें 0 संख्या और भी ऐड की जाए मतलब 0 से अगर इनकी गिनती स्टार्ट की जाए तो इनको पूर्ण संख्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्ण संख्या कहा जाता है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? 1 होती है। और अगर इसमें ऋणात्मक संख्याएँ भी जोड़ दी जाएँ, ठीक है? इधर की ओर अनंत तक इनको पूर्णांक कहा जाएगा, ठीक है? ये होता है इनका नामकरण मतलब नाम, इनकी कैटेगरी अलग-अलग होती हैं। तो ये भी पढ़ने वाली चीज़ें होती हैं। ये संख्या पद्धति में पढ़ने के लिए मिल जाता है। किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है? 1 गुणा 2 आधार कोण की ऊँचाई ये होता है और एक ह्यूरोन का सूत्र होता है जिसमें S बराबर A प्लस B प्लस C बटे 2 प्रयोग किया जाता है। ये अर्धसूत्र अर्ध अर्ध परिमाप कहा जाता है और फिर उसके बाद त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर हो जाता है अंडर रूट S और कोष्ठक में S माइनस A फिर S माइनस B और S माइनस C होता है। ये तब सूत्र प्रयोग किया जाता है जब हमें तीनों भुजाएँ पता हों और ये सूत्र तब प्रयोग किया जाता है जब आधार और ऊँचाई पता हो, ठीक है? समझ में आया? तो जो पता होता है उस आधार पे हम इसमें लगाते हैं प्रश्न। ऐसा नहीं होता है कि हम अपने हिसाब से दिमाग लगा रहे हों। तो जो पता होगा उस आधार पे हम इसमें लगाएँगे। अगला वाला सवाल है कि इस 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं का योगफल क्या होगा? बहुत सिंपल बात। कैसे बताया तभी हमने कि 100 और 1 को जोड़ देंगे तो हमको मिल जाएगा 101। इसका आधा कर देंगे 2 और गुणा कर देंगे यहाँ से 1 से लेकर 100 तक कितनी संख्याएँ हैं? तो आप कहोगे 100 संख्याएँ हैं। 2 से काट दोगे कितना मिल जाएगा? 50। 50 से कम 50 को 0 यहाँ से लगे 5, 50 0 में 0 फिर 5 आ जाएगा, 50 से कम फिर 50 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमको उत्तर मिल जाएगा। ठीक है? आगे वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर स्क्वायर जहाँ पे आर क्या होता है त्रिज्या होती है और परिधि क्या होती है 2 पाई आर होती है। तो परिधि और क्षेत्रफल का याद रखिएगा। मैं शुरू-शुरू में भूल जाया करता था। क्षेत्रफल का क्या है, परिधि का क्या है, फिर उसके बाद याद हो गया। याद हो गया, बार-बार प्रयोग करते-करते याद हो जाता है। ठीक है? और यहाँ पे सबसे छोटी 2 अंक की संख्या कौन-सी है? ये तो हो ही चुका है यार, कितनी बार ये आया था सवाल। और ये फिर सवाल 2 विषम संख्याओं का योगफल सम होगा या विषम सम होगा। अब वो थोड़ी देर पहले बताया था कि 3 और 5 दोनों विषम संख्या हैं, इनका योगफल कितना होता है 8 जो कि एक सम संख्या है। तो इस प्रकार से उदाहरण के हिसाब से हम समझेंगे तो तुरंत आपको पता चल जाएगा 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, ईश्वर जाने कितने सेकंड होते हैं मुझे नहीं पता है। ठीक है? एक घन का आयतन निकालने का सूत्र क्या होता है? घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब होता है। घन क्या होता है? एक ऐसी आकृति होती है जिसकी सभी भुजाएँ बराबर होती हैं और एक त्रिविमीय आकृति होती है, ठीक है? वर्ग का ऐसा रूप होता है। वर्ग जिसमें 2 विमीय आकृति जिसकी चारों भुजाएँ बराबर होती हैं और ये घन ऐसी आकृति होती है जो सभी भुजाएँ बराबर होती हैं बस वो त्रिविमीय होती हैं, वो घन है जैसे लूडो की गोटी हो गई। अब घन का आयतन भुजा के क्यूब होता है, वो सिंपल बात है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? ये वाली थोड़ी समझने वाली बात होती है। डिग्री क्या है? ये कोण की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? कोण की बात कर रहा है और 1
एक जो देखिए पूरा वृत्त मतलब जैसे ऐसे गोल-गोल घूमते हैं तो ये 360 अंश होते हैं। अंश मतलब डिग्री। अंश अंश हिंदी में मैं बोलता हूँ और डिग्री अंग्रेजी में बोली जाती है। बस ये सिंपल सा बात होती है। फ़र्क होता है और कुछ नहीं है। ठीक है? डिग्री या अंश एक ही बात होती है। तो 360 डिग्री या 360 अंश होता है, उसमें से 1 डिग्री या फिर 1 अंश ऐसे लिखा जाता है। 1 अंश बराबर होता है कितना? 60 मिनट होता है। 1 लाइन खींची जाती है और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है, डबल लाइन खींची जाती है, याद रखेंगे, ठीक है? मिनट के लिए 1 लाइन, सेकंड के लिए डबल लाइन, ये होता है। तो 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? तो 60 मिनट होते हैं, ओके? तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कहा गया है कि किसी संख्या का वर्ग उसके वर्गमूल और उसका वर्गमूल किस स्थिति में समान होंगे? सॉरी, बहुत अलग सा क्वेश्चन है कि मतलब कोई संख्या है जिसका घात 2 करोगे और जिसका वर्गमूल निकालोगे तो दोनों समान हो जाएंगे। तो भैया वो संख्या 1 होती, 1 का वर्ग कर लो, 1 का वर्गमूल निकालो, 1 ही मिलेगा, तो 1 होगा। अब आप कहोगे ये हमको कैसे पता चलेगा? ऑप्शन देख लेना, ऑप्शन में दिखाई देगा, हो जाएगा आराम से। अगला वाला सवाल देखेंगे कि किसी आयत का परिमाप निकालने का सूत्र क्या होता है? 2l प्लस बी होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई को दो जोड़ के दोगुना कर दो, हो जाएगा। अगला 81 का वर्गमूल पूछ रहा है, मैं बताने के मूड में नहीं हूँ। अगला वाला क्वेश्चन पे हम देखेंगे शून्य को शून्य से विभाजित करने पर क्या मिलेगा। इससे पहले क्वेश्चन मिला था कि किसी संख्या को जब शून्य से विभाजित करेंगे तो क्या मिलेगा? अपरिभाषित। शून्य को शून्य से विभाजित करेंगे तो क्या मिलेगा? अपरिभाषित। दोनों स्थिति में क्या मिलेगा? अपरिभाषित। अगले वाले क्वेश्चन पे चलो। क्वेश्चन है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे बड़ी एक अंकीय संख्या का योगफल क्या होगा? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? तो 2 होती है, अभी थोड़ी देर पहले ही आया था ये क्वेश्चन। और सबसे बड़ी एक अंकीय संख्या क्या होती है? वो 9 होती है, ये भी थोड़ी देर पहले आया था। इन दोनों को जोड़ दो तो जितना मिलेगा वो तो दिखाई दे रहा है भाई, इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात तो है नहीं। अगले वाले सवाल पे हम चलते हैं। अगला वाला सवाल कहते हैं कि किसी संख्या को 2 से विभाजित करने पर क्या प्राप्त होता है? क्या प्राप्त होता है? तो एक पूर्ण संख्या। ये पूर्ण संख्या कहाँ से आई भैया? ये विकल्प से आई। कहाँ से विकल्प से? मतलब विकल्प से। ऑप्शन देखना भाई। 4 ठो ऑप्शन रहेंगे, उसमें से 3 ठो गलत रहेगा, 1 ठो सही रहेगा। किसी भी सम संख्या को 2 से भाग करोगे तो सम संख्या प्राप्त होगी और एक पूर्ण संख्या प्राप्त होगी, ठीक है? ये सब प्राप्त होंगे, हो जाएँगे, ठीक है? पूर्ण संख्या प्राप्त होगी। अ पूर्ण संख्या का मतलब जैसे कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? एक सामान्य से जो भी दशमलव वाली गिनती ना हो, बटे में ना हो, ऐसी वाली संख्या। सम संख्या को जब 2 से भाग करोगे तो पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगी। ऋणात्मक संख्या भी प्राप्त होगी। यहाँ पे पूर्ण संख्या ना करके पूर्णांक अगर ज़्यादा पूर्णांक कहा जाता तो ज़्यादा सही मिलता। पूर्णांक कहते तो ज़्यादा सही मिलता। तो इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है कि सर इसमें इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़ काहे कर रहे हो? कन्फ्यूज़ करने वाली कोई बात नहीं है। विकल्प 4 ठो दिखाई देंगे, उसमें से 1 ठो सही रहेगा। देखोगे तो समझ में आएगा कि कौन-सा सही हो सकता है। अगर ऐसा कोई सवाल आपके सामने आया हो तो कमेंट करके बताना। हम मिलेंगे, उसमें बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। चर्चा हो चुकी है तो अगले वाले सवाल पे चलते हैं। अगला वाला सवाल कहता है कि सबसे बड़ी 4 अंकीय संख्या कौन-सी है? छोटी से बच्चों वाली सवाल है, इसमें ज़्यादा कुछ हमको बोलना नहीं है, जवाब देना भी नहीं है। अगले वाले सवाल पे चलते हैं कि 8 और 6 का मासा क्या होता है? ये तो निकाल ही लेते हो, इसमें भी कुछ बताना नहीं है। अब यहाँ पे कहोगे कि सर जब ये सवाल बता ही नहीं रहे हो तो इसको लिखा क्यों है? लिखा इसलिए क्योंकि हमने इसको चैट जीपीटी से लिखवाया है, ठीक है? आजकल हम एआई टूल का यूज़ करना सीख रहे हैं थोड़ा-थोड़ा, तो चैट जीपीटी से हमने कहा कि भैया 100 क्वेश्चन ऐसा कहा करो, वन लाइनर बना दो। किसके बना दो? गणित के बना दो, जो ना जाए एसएससी वनडे एग्ज़ाम में। अभी तक ऊपर जितने भी सवाल देखने को आपको मिले थे, उसमें से ढेर सारे सवाल ऐसे थे जो कि थे, अच्छे थे। अब यहाँ पे 2-4 सवाल 10 सवाल ऐसे आएँगे जो कि बिना किसी काम के होंगे और वो कक्षा 2 वाले सवाल होंगे। तो नहीं सॉरी 2 वाले भी नहीं 6 वाले होंगे। तो वो सारी चीज़ें जो होंगी वो तो आपको आते ही होंगे। तो बस हम चलते जाएँगे। अगला वाला हम सवाल देखेंगे कि सबसे छोटी धनात्मक पूर्ण संख्या क्या है? देखिए पूर्ण संख्या क्या होती है? 0, 1, 2, 3 ऐसे शुरू होती है, ठीक है? अनंत तक जाती है। ये हो गई बात। अब इसमें कह रहे हैं कि सबसे छोटे,
आप कहोगे सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो 0 है, आपने ये बताया था और ये कह रहे हैं 1 है। लेकिन भैया यहाँ पे कह रहे हैं धनात्मक। धनात्मक के बारे में हमने आपको परिभाषा में क्या बताया था? अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि 0 से बड़ी धनात्मक, 0 से छोटी ऋणात्मक। 0 क्या है? ना तो धनात्मक है, ना ही ऋणात्मक है। तो जब धनात्मक कह रहे हैं तो भैया 1 तक ही तो पहुँचना पड़ेगा। तो 1 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है जो कि धनात्मक है। ओके? अगला वाला सवाल, ये भी सवाल अच्छा ही था पिछले वाला। 1 से 10 तक की सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा? तो 1 से 10 तक की विषम संख्याएँ लिख लो और जोड़ डालो। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, बस इतना ही तो हो गया। इससे ज़्यादा क्या होगा? कुछ नहीं होगा। 9 1 10 हो गया, 7 3 10 हो गया, 5 हो गया, 10 10 20 10 30 नहीं सॉरी 10 10 20 5 25। तो ऐसा लिख करके कर लेना, ठीक है? बाकी फ़ॉर्मूला भी लगा सकते हैं लेकिन ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, जब इतना सिंपल से हो जाता है तो भाई देखो, बात इतनी सी है कि थोड़ा लिख करके हल कर लिया करो। जब कब क कभी-कभी फ़ॉर्मूला ना घुसाओ यार, जितना देर फ़ॉर्मूला घुसाने में लगाओगे उतने ज़्यादा तो गिन के जल्दी बता दोगे। तो थोड़ा दिमाग को तेज़ करो, आगे चलते हैं। अगला कह रहे हैं कि किसी घनभुज, घनभुज मतलब भैया घन सीधा-सीधा मान लीजिए जो दिखाई दे रहा है लूडो की गोटी, जिसमें 6 फलक होते हैं। अभी बताया था ना 6 फलक होते हैं, जिसमें क्योंकि 1 से लेकर 6 तक की गिनतियाँ लिखी जाती है, तो 6 फलक होते हैं। अब कह रहे हैं कितने कोने होते हैं? कोने वर्टेक्स, वर्टेक्स मतलब शीर्ष, शीर्ष मतलब ये नुक्का वाला हिस्सा, ये जो दिखाई दे रहा है ये वाला, उठा के फेंक के मारो अगर, बड़ा-सा पत्थर हो फेंक के मारो, ये वाला गुस्सा, ये वाला हिस्सा अगर सिर पे लग जाए ना घुस जाएगा, छेदा हो जाएगा। तो बात समझो, तो यही होता है वर्टेक्स कोना, ठीक है? ये कितने होते हैं? टोटल 8 होते हैं। और इसको बनाने में कितनी लाइनें खींची जाती है? जिसको कोर या किनारा कहा जाता है, तो 12 किनारे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, देख लेना, याद कर लेना। आगे वाली बात देखते हैं। अगला सवाल है कि अ, एक त्रिभुज के 2 कोण 60 और 90 के हैं, तो तीसरा क्या होगा? तीनों का योगफल 180 होता है, सिंपल बात है। 90 और 60 जोड़ने पर 150 हो जाएगा, ठीक है? घटा दोगे तो 30 बच जाएगा, सिंपल। तो ये छोटा-सा था। 25 का क्यूब फल यानी कि क्यूब घनफल मतलब घन क्यूब क्या होगा तो गुणा कर लेना 15,625 आ जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आगे चलते हैं। किसी संख्या का 50% उसके आधे के बराबर होता है, कथन है सही है या गलत है? तो 50% आधे के बराबर होता है, साइड सी बात है, एकदम सही बात है। जैसे संख्या का 4, संख्या 4 है, इसका 50% 50 से कम 50, 50 दूनी 50 दूनी है 100। 1/2 दिखाई दे रहा है? 1/2 को ही आधा कहते हैं, 1/2 को ही आधा कहते हैं। तो 4 का 1/2 करना या फिर 4 का आधा करना दोनों एक ही बात है, या फिर 50% निकालना एक ही बात है। तो ये एकदम सही बात है, ठीक? तो ये तो एकदम सही बात थी। अगर वृत्त की त्रिज्या 7 है तो परिधि निकालना है, परिधि 2 पाई r होता है, निकाल लेना, ये तो हो ही जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 0.5 का वर्ग, 0.5 का वर्ग, बहुत सवाल, ये सवाल एग्जाम में आता ही रहता है। ये सवाल नहीं आएगा तो इसके जैसा कुछ आएगा, वर्ग नहीं तो वर्गमूल निकालने को आएगा, गुणा नहीं मतलब वर्गमूल नहीं तो गुणा करने के लिए आ जाएगा, कुछ भी करने के लिए तो आ ही जाता है। तो देखो 5 का वर्ग कितना होता है? 25 होता है। 0.5 लिखा है, कोई बड़ी बात नहीं है, 0 से कोई ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं। एक अंक पे दशमलव लगा, एक अंक पे, तो 1 का अगर वर्ग करें तो 2 दुगुना, ठीक है? तो 2 अंकों पे दशमलव लग जाएगा ऐसा। यही गिनती यहाँ पे करनी रहती है, दशमलव कितने स्थानों पे लगेगा, यही सोचना समझना रहता है, यही समझ जानना रहता है, नहीं तो लफड़ा होता रहता है। अगला है 3 और 5 का एलसीएम, वो तो आप निकाल ही लेते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगला है कि सबसे छोटी दशमलव संख्या कौन-सी है? तो भैया ये सवाल ही गलत है, मैं आपको बता दूँ कि सबसे छोटी दशमलव संख्या कौन-सी है, ये कहना ये गलत है, क्योंकि इससे भी छोटी संख्या हो सकती है। अगर मैं 0.01 लिख दूँगा तो ये इससे भी छोटी हो जाएगी और ये भी एक दशमलव संख्या ही है। तो ये सवाल ही गलत है, ओके? तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि कुछ सवालें गलत होती हैं, याद मत कर लेना कि वो सही है। अगला वाला सवाल देखते हैं। अगला वाला सवाल क्या है कि किसी संख्या का 200% क्या होता है? 200% मतलब दोगुना होता है। जैसे संख्या हम मान लेते हैं 4 है, उसका 200%, 200%, 200% यहाँ पे देखो 0-0 कट जाएगा, क्या दिखाई दे रहा है? किससे गुणा हो रहा है? 2 से गुणा हो रहा है। 2 से गुणा, 2 गुना, 2 से गुणा, 2 गुना, 200% का मतलब होता है 2 गुना करना, इतना सी बात है। तो अगला सवाल है कि एक त्रिभुज की 2 भुजाएँ
भुजाओं की लंबाई 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, तो तीसरी भुजा की अधिकतम लंबाई क्या हो सकती है? तो इसमें उत्तर दिया है 6 सेंटीमीटर से कम, थोड़ा सा गलत है इसमें। क्या है देखो भैया, कि 4 सेंटीमीटर ये भुजा हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर ऐसा कुछ हो जाएगा, तो ऐसा मिलकर के एक त्रिभुज बन जाएगा। तो ये तो वो दूसरे लेवल वाला हो गया मामला, ठीक है। मान लीजिए मैक्सिमम ऐसा 3 हो जाए, तो तीसरी भुजा ऐसे होकर जा सकती है, थोड़ा सा ऊपर से होकर जा सकती है। तो इसकी मैक्सिमम लंबाई देखो 7 सेंटीमीटर अगर हो जाएगी, तो ये सीधी लाइन हो जाएगी और ये संरेखीय हो जाएगा, तो त्रिभुज नहीं बनेगा। तो 7 सेंटीमीटर से कम चलेगा। 7 सेंटीमीटर के बराबर या उससे ज़्यादा नहीं चलेगा, 7 सेंटीमीटर से कम चलेगा। तो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर से कम लिखना गलत है, हमें इसे 7 सेंटीमीटर से कम लिखना होगा। तो ये सही होगा। अगला वाला सवाल देखते हैं कि किसी संख्या को उसके ही वर्गमूल से विभाजित करने पर क्या मिलेगा? किसी संख्या को उसके वर्गमूल से विभाजित करने पर, जैसे 4 है, इस 4 को हम भाग दे रहे हैं, किससे भाग दे रहे हैं? उस संख्या के वर्गमूल, 4 के वर्गमूल 2 से, तो क्या मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा, जो कि उस संख्या का वर्गमूल होगा। कारण क्या है कि देखो, जो भी संख्या एक पूर्ण वर्ग है या फिर कोई भी संख्या है, उसके वर्गमूल, जैसे अंडर रूट 3 को 2 बार गुणा करोगे तो 3 मिल जाएगा। अगर हम 3 को इस वाले अंडर रूट 3 से भाग करेंगे तो दूसरा वाला अंडर रूट 3 मिल जाएगा। तो मामला ये होता है कि अगर किसी संख्या को उसके वर्गमूल से भाग करोगे तो संख्या का वर्गमूल ही प्राप्त होगा। ठीक, सिंपल तरीका है, सिंपल बात है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सबसे बड़ी प्राइम संख्या कौन सी है? प्राइम संख्या मतलब प्राइम संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है ना शायद, हाँ अभाज्य, जिसको अभाज्य कहा जाता है। ठीक है, इसको प्राइम कह दिया। अब देखो, बड़ी संख्याओं की कोई सीमा तो है नहीं, बड़ी संख्याओं की कोई सीमा तो है नहीं, बढ़ते चले जाएंगे। अब जब संख्याएं बढ़ती जाएंगी तो अभाज्य संख्या भी बढ़ती जाएगी ना, उसका भी कोई सीमा नहीं होगी। तो प्राइम संख्याओं की कोई सीमा नहीं होती, मैक्सिमम कितना, मिनिमम हो सकती है, मैक्सिमम नहीं हो सकती। ठीक है, अगला वाला कि एक का घनफल क्या होगा? एक का क्यूब हो क्या होगा? एक का क्यूब एक ही होगा, बात खत्म। इतनी सी बात थी इसमें। अगला सवाल है कि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान लंबाई की हैं तो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के वैरायटी होती है भैया, त्रिभुज की वैरायटी होती है, दो प्रकार से बांटा जाता है। एक तो होता है भुजा के आधार पर, एक होता है कोण के आधार पर। भुजा के आधार पर पहला प्रकार जो होगा वो समबाहु, यानी जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। दूसरा समद्विबाहु, समद्विबाहु जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। और एक होता है विषम बाहु, विषम बाहु जिसकी कोई भी भुजा बराबर ना हो। कोण के आधार पर सभी कोण क्या होते हैं? अगर सभी कोण न्यून कोण है तो न्यून कोण त्रिभुज, ये होती बात। एक कोण 90 अंश है तो समकोण त्रिभुज। और सभी कोण मतलब एक कोण अगर बहुत बड़ा है, मतलब 90, सॉरी बहुत बड़ा मतलब क्या, अधिक कोण है, तो अधिक कोण त्रिभुज, ये होता है इसका नाम, बस सिंपल बात है। तो सभी क्या क्वालिटियाँ जो होती हैं वो तो बता ही दी हैं। 2 और 3 का गुणनफल क्या होगा? ये तो हो गया। पाई का मान क्या होता है? ये तो आपको बता ही चुका हूँ। किसी संख्या के साथ 1 से गुणनफल 1 से करने पर वही मिलता है। 16 का वर्गमूल, इसका लसामसा, वर्ग में कितने कोने होते हैं? ये तो समझ ही सकते हो कि वर्ग है, एक ऐसा वर्ग है, तो ये इसका कोना है, ये तो है, 4 कोने होते हैं। 100 का वर्ग क्या होता है? ये तो भई अब सवाल ही नहीं बचिएगा भाई। इनका एलसीएम सबसे बड़ी, हाँ, ये थोड़ा सवाल लायक है कि सबसे बड़ी 2 अंकीय अभाज्य संख्या। तो 2 अंकों वाले 99 होते हैं, 3 से घटता है, फिर 98 होता है, ये 2 से घटता है, फिर 97 होता है, जो कि अभाज्य संख्या है। बस ऐसे घटते हुए चले जाओ, पता चल जाएगा। ठीक? और 25, 0.25 का वर्गमूल, 25 का वर्गमूल 5 होता है, 2 अंक पे दशमलव लगा है तो उसका आधा, 1 अंक पे दशमलव लगेगा, उत्तर। ठीक है? ऐसा करके होता है। किसी आयत के चारों कोणों का योगफल कितना होता है? आयत लें, चतुर्भुज लें, 360 डिग्री होता है हमेशा। किसी संख्या का 1% कितना होता है? किसी संख्या का, संख्या x है उसका 1%, यही तो पूछ रहा है ना। तो 1/100 दिखाई दे रहा था, 1/100 भाग, यहाँ पे 1/100 दिखाई दे रहा है, वही 1/100 भाग यहाँ पे भी है।
अगला वर्ग का परिमाप 40 है तो भुजा क्या होगी? देखिए, वर्ग ऐसा होता है जिसकी सभी भुजाएँ बराबर होती हैं। अब भुजा ये ए है, तो इसका परिमाप 4a होता है, 4a बराबर 40 हो रहा है, तो a से 40 को काट देंगे तो 10 मिल जाएगा, मतलब 4 से 40 को काट देंगे तो a बराबर कितना मिल जाएगा? 10 मिल जाएगा, तो ऐसा करके फ़ॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि किसी घन की कुल कितनी धाराएँ, रेखाएँ या फिर एजेस कहा जा रहा है? किनारे कहा जाता है तो 12 हमने पहले ही बताया था, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। अगला है कि एक वृत्त में एक केंद्र और परिधि को जोड़ने वाली रेखा क्या कहते हैं? ये वृत्त है, ये केंद्र है, केंद्र और परिधि को मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या कहते हैं, बस। और केंद्र परिधि से परिधि को मिलाए, केंद्र से होकर के जाए, व्यास कहलाता है। और परिधि से परिधि को मिलाए मगर केंद्र से ना जाए तो जीवा कहलाती है।